सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ओरिजिन के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जब एक ही झटके में दुनिया के लगभग इंसान खत्म हो गए। तब सिर्फ एक लड़की जिंदा बची और उसके साथ था एक बच्चा। फिर इन दोनों ने मिलकर के जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है और हम डीडेक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक मैकेनिक धीरे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पूरी दुनिया में इमरजेंसी आ चुकी है। तभी यहाँ का मैकेनिक आकर के रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। अगर इतना सब कुछ होने वाला है मतलब यहाँ पर एलियंस आने वाले हैं। तभी हम एल्बा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेवल करके जा रही है अपने पिता से मिलने के लिए, जिसका नाम है दारा। जैसे ही वो अपने पिता के लोकेशन पर पहुंचती है वो अपना फोन निकाल करके सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। उसके पिता अभी एक गुफा के अंदर रह रहे हैं। जब वो गुफा के अंदर दाखिल होती है तब वो देखती है कि यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है। तभी उसके सामने उसके पिता आते हैं। एल्बा पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बताता है कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। धीरे धीरे करके यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, यानी कि यहाँ की प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती है। हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए अब प्रकृति हमारे साथ गलत करेगी। एल्बा फोन को बाहर निकालती है और कहती है कि और आप क्या कहना चाहेंगे। तो वो सारी चीजें बताने लगता है कि अब तक उसने क्या रिसर्च किया है। बात करने के बाद एल्बा आती है शहर में। तब उसकी मुलाकात होती है डीडेक से। एल्बा डीडेक की इंग्लिश टीचर है। यहीं पर डीडेक की माँ है जिसका नाम है ट्रेनी। एल्बा बहुत तारीफ करती है डीडेक की और बताती है कि एक बहुत ही बढ़िया लिसनर है, जल्दी वो अंग्रेजी सीख जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आकर के बुली करने लगते हैं डीडेक को। ट्रेनी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उन्हें भगाने लगती है, मगर भागते समय वो लड़के कह करके जाते हैं कि हम दोबारा वापस आएंगे डीडेक से बदला लेने के लिए। तब एल्बा आ जाती है अपने घर वापस आते ही वो देखती है कि दारा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। उसने अपने सारे रिसर्च पेपर्स को बैग में रख लिया है। तब दारा कहता है कि मैं जा रहा हूँ बार्सिलोना। एल्बा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन दारा नहीं मानता और निकल जाता है यहाँ से। तब एल्बा भी आने लगती है शहर की तरफ। तभी हम डीडेक को देखते हैं जिन्हें उन बच्चों ने पकड़ लिया है। वो उसे उठाते हैं और लेक में फेंकने लगते हैं। एल्बा इस चीज को देख लेती है। वो अपनी गाड़ी रोकती है और दौड़ करके जाने लगती है उन्हें रोकने के लिए, मगर वो शैतान बच्चे डीडेक को पानी में फेंक देते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। तब एल्बा भी पानी में कूद जाती है ताकि वो डीडेक को बचा सके। धीरे धीरे डीडेक डूबते जा रहा है। एल्बा भी नीचे जाने लगती है। तभी एक बहुत ही तेज बिजली कड़कती है जिसे लोग रेड स्टॉर्म कहते हैं। इस बिजली के झटके पानी में भी महसूस होते हैं, मगर एल्बा और डीडेक पानी में बहुत नीचे हैं, इसीलिए इन पर कोई भी असर नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एल्बा डीडेक को लेकर के आती है ऊपर। तब वो देखती है कि यहाँ का पूरा माहौल बदल चुका है। इस तूफान ने लगभग सारी चीजों को समाप्त कर दिया है। एल्बा होश में लाती है डीडेक को। ये लोग देखते हैं कि अभी भी बिजलियां कड़क रही हैं। आगे बढ़ने लगते हैं लोग शहर की तरफ। अंदर आने के बाद इन्हें एहसास होता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। सारे के सारे इंसान मर चुके हैं, सारे के सारे घर भी नष्ट हो गए हैं। डीडेक अपनी माँ को ढूंढना चाहता है। वो भागते हुए जाता है अपने घर के पास। तब वो देखता है कि उसकी माँ की लाश पड़ी है। वो लाश की तरफ भागता है। तब एल्बा उसे रोक लेती है क्योंकि ये घर ब्लास्ट होने वाला है। जैसे ही वो डीडेक को पीछे खींचती है पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। एल्बा जानती है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वो डीडेक को लेकर के वापस आने लगती है गुफा में जहाँ पर उसके पिता रिसर्च किया करते थे। बहुत देर के बाद वो लोग चले आते हैं गुफा के अंदर। तब एल्बा सारी चीजों को बाहर निकालती है और कुछ कपड़े और कंबल दे देती है डीडेक को ताकि वो आराम कर सके। सुबह होते ही ये दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। अब एल्बा आती है अपने घर पर। यहाँ आते ही देखती है कि उसका भी घर तबाह हो चुका है। वो चली आती है फार्म हाउस में और अपना फोन निकाल करके अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन काम नहीं कर रहा। तब वो डीडेक को कहती है कि वो रेडियो चेक करे। खुद लैपटॉप चेक करती है तो लैपटॉप भी चार्ज नहीं है। वो सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और कॉल करना शुरू कर देती है अपने पिता को, लेकिन दारा फोन नहीं उठा रहा। तब एल्बा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अब कैसे भी लोगों को ढूंढना चाहती है और पता लगाना चाहती है कि यहाँ पर और भी कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो पूरे शहर में घूमने लगते हैं, उन्हें कहीं कोई भी नजर नहीं आता। तभी डीडेक जाता है एक पुलिस वाले की गाड़ी के पास और डिक्की में से एक बंदूक को बाहर निकालता है। जैसे ही एल्बा इस चीज को देखती है वो उसे रोक देती है और बताती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं, हमें कैसे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। एल्बा की नजर पड़ती है एक स्कूटर पर। वो बैठ जाती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तब डीडेक पीछे से धक्का देने लगता है। तब स्कूटर जाकर के टकरा जाता है एक पत्थर से और एल्बा नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते समय एक मेटल से जख्म हो जाता है उसके पेट पर। तब इन्हें ना चाहते हुए भी घर वापस आना पड़ता है। एल्बा अपने जख्मों को साफ करती है और फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने पिता की पूरी डायरी को देखती है और डायरी पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पिता बिल्कुल सच बोल रहे थे कि प्रकृति हमें कोई संदेश देना चाहती है। वो फोन में इन सारी बातों को रिकॉर्ड करती है और कहती है कि वो बहुत ही हेल्पलेस है। पहले अगर कुछ भी होता था तो लोग मदद के लिए आते
जाते थे, अब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। रात में डिडैक आता है उसको देखने के लिए। वो देखता है कि धीरे धीरे हालत खराब हो रही है एल्बा की। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एल्बा जवाब भी नहीं देती। तब वो उसके जख्मों को देखता है। देखते ही उसे पता लग जाता है कि एल्बा को इन्फेक्शन हो गया है। तब एल्बा कहती है कि मुझे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। डिडैक कहता है कि मैं लाने जा रहा हूँ, मगर एल्बा उसे रोक देती है। कहती है कि बाहर बहुत ही खतरा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं सुबह सुबह चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो सो जाती है। तब डिडैक अकेले ही निकल जाता है। बाहर आने के बाद उसे भी डर लगता है। वो कभी भी अकेले रात में बाहर नहीं निकला, लेकिन एल्बा की जान बचाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। वो हिम्मत जुटाता है और चला जाता है। सुबह सुबह वो दवाई भी लेकर के आ जाता है और एल्बा को सुबह होते ही दवाई भी दे देता है। उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और बाहर आकर के अपने पुराने घर को देखता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। फिर चला जाता है गैराज में उस ट्रैक्टर को देखने के लिए जिसे ये लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्बा की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका जख्म ठीक हो गया है। जैसे ही डिडैक इस चीज को देखता है वो एल्बा को गले लगा लेता है। वो बहुत खुश है कि एल्बा ठीक हो गई। तब एल्बा उसे कहती है कि क्या मेरा जख्म पूरे तरीके से ठीक हो गया है? डिडैक देख करके कहता है कि हाँ, लेकिन अब वहाँ पर एक स्कार है। एल्बा कहती है मुझे स्कार अच्छे लगते हैं और टैटू भी, क्योंकि वो आपके बारे में कहानी बताते हैं। रात होते ही एल्बा फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कैसे भी बार्सिलोना जाना है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह सुबह जब डिडैक उठता है तब वो देखता है कि एल्बा गायब है। तभी उसकी नजर पड़ती है बेडशीट पर। वो देखता है कि बेडशीट पर खून लगा हुआ है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि एल्बा के साथ कुछ गलत हुआ है। वो साइकिल उठा करके चारों तरफ ढूंढने लगता है एल्बा को। तब थोड़ी देर के बाद उसे एल्बा नजर आ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब एल्बा कहती है कि हाँ, मुझे क्या हुआ? तभी उसकी नजर पड़ती है एल्बा के थाइस पर। वो देखता है कि वहाँ पर भी खून लगा हुआ है। वो समझ नहीं पाता, कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पैरों पर खून लगा हुआ है। एल्बा कहती है क्योंकि मेरे पीरियड चल रहे हैं। डिडैक को यह बात समझ में नहीं आती कि पीरियड्स क्या होता है। तब एल्बा उसे पूरी बात बताती है। तब डिडैक कहता है कि इसका मतलब तुम बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो। एल्बा कहती है कि हाँ। तब डिडैक कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? तब एल्बा बात घुमा देती है और पानी से मजाक करने लगती है डिडैक से। तब डिडैक उसके छाती को छूने की कोशिश करता है लेकिन एल्बा उसे रोक करके कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग वापस चले आते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद हम डिडैक को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक है। वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ही एल्बा इन आवाजों को सुनती है वो भागते हुए आती है उसके पास और कहती है कि तुम्हें ये बंदूक कहाँ मिला? डिडैक कहता है पुलिस वालों की कार में। वो कहती है कि इसे ले जाकर के वापस रख दो। डिडैक कहता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं घर का मर्द हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है। एल्बा कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, तुम्हें बंदूकों की जरूरत नहीं है। मगर डिडैक नहीं मानता। वो चला जाता है अपने हाथ में बंदूक लेकर के। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। एल्बा अब समझ चुकी है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। इन दोनों को अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। वो अपने पिता के सर्वाइवल गाइड को पढ़ती है, कैसे पौधे उगाते हैं और कैसे बाकी चीजों को संभालते हैं, यहाँ पर सबकी जानकारी है। ये लोग अब आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। एल्बा सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड करती है जो भी उसके साथ होता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते कई सालों का वक्त बीत जाता है। हम डिडैक को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और वो भी बहुत अट्रैक्टिव। जब भी एल्बा उसे देखती है उसे आकर्षण महसूस होता है, लेकिन वो इस फीलिंग को डिनाई करती है। वो कभी अपने मन में नहीं आने देती कि वह आकर्षित हो रही है डिडैक के प्रति। डिडैक भी एल्बा से आकर्षित होता है लेकिन उसे इसका मतलब ही पता नहीं है। एक दिन एल्बा नीचे होती है और डिडैक छत पर होता है। वो अपने दूरबीन से अगल बगल में देख रहा होता है। तभी एल्बा कपड़े बदलने लगती है और डिडैक इस चीज को देख लेता है। एल्बा का शरीर उसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन डिडैक को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है और उसे क्या करना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। एल्बा जब भी कुछ करती है वो मदद मांगती है डिडैक से। जब ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं तब डिडैक को बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं, लेकिन वो इसका मतलब नहीं जानता। एक दिन जब ये दोनों एक पास होते हैं तभी डिडैक किस कर लेता है एल्बा को और यहाँ से भाग जाता है। एल्बा मुस्कुराती है। रात होते होते यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान चला आता है। इनका पूरा गार्डन बर्बाद हो चुका है। एल्बा बाहर गार्डन को ठीक करने आती है। तब उसके पीछे पीछे डिडैक भी आता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें महसूस होता है कि